नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर के थर्ड पार्ट को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं, तो थर्ड पार्ट के लिए तैयार हो जाएं, पेपर पेन लेकर बैठें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन कर लिया है। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। आज का पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर, तो देखेंगे क्या कह रहा है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमें कंपाउंड्स को इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सभी कंपाउंड्स को अरेंज करना है। मान लो मेरे पास ये 3 कंपाउंड्स दिए हैं ए बी सी। अगर इनको देखें, पैराक्रीसोल क्या होता है बताइए। तो ये पैराक्रीसोल जो होता है फिनॉल का डेरिवेटिव होता है, फिनॉल का डेरिवेटिव है, और इसमें मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा होता है। ऑर्थो पे लगा दोगे तो ऑर्थोक्रीसोल बोलेंगे, मेटा पे लगा दोगे तो मेटाक्रीसोल बोलेंगे, पैरा पे लगा दोगे पैराक्रीसोल बोलेंगे। तो दिस इज पैराक्रीसोल, पैराक्रीसोल। इसका नाम 4 मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो नेक्स्ट है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये भी फिनॉल का डेरिवेटिव है, इसके पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। सी में हमें फिनॉल ही दे रखा है, तो ए और बी कंपाउंड जो हैं वो फिनॉल के क्या हैं, डेरिवेटिव हैं, और ये सी फिनॉल है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आप लोगों ने सीख रखा है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई। ये मिथाइल क्या है बेटा, ये हमारे पास प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इस जगह पे कुछ नहीं तो हम हाइड्रोजन कंसीडर कर सकते हैं, और जो कि 0 आई इफेक्ट शो करता है। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, H+ को ये आसानी से बाहर कर देगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी, जिससे कि हाइड्रोजन को होल्ड कर लेगा और हाइड्रोजन को बाहर नहीं जाने देगा, इसलिए ये वीक एसिड हो जाएगा। तो फिनॉल के ये 2 डेरिवेटिव हैं, तो आप इससे बता सकते हैं, आप बताएं कि सबसे अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, बी की, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आई माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसका होगा, ए का प्लस आई वाले का सबसे कम होगा, देन सी का होगा फिनॉल का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, बी का। मतलब यहां पे आप लिखेंगे कंपाउंड्स, पहला ए किसको लिखेंगे, पैराक्रीसोल, बी सी लिखेंगे फिनॉल को, और बी लिखेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इस हिसाब से आपको अरेंज कर लेना है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ध्यान रखना, कम से ज्यादा की ओर इंक्रीजिंग, ज्यादा से कम की ओर डिक्रीजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट और कह रहा है राइट द मैकेनिज्म। ये देखें, जितनी मैकेनिज्म आपके लिए यूजफुल है बोर्ड एग्जाम में वो सारी यहाँ करा दी जाएंगी, पर आपको पढ़ाते वक्त आपको ऑफलाइन क्लासेस में हमने ज़्यादातर रिएक्शंस की सारी मैकेनिज्म की थी, और जो यूजफुल है वो यहाँ पे वापस से रिवाइज हो जाएंगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है, हाँ यहाँ पे एक चीज में से यहाँ प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है, तो कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये एक ही स्टेप दिया हुआ है मैकेनिज्म का। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि यहां पे हम मैकेनिज्म को अगर बताएंगे कि इसका कर्व्ड एरो आपको नोटेशन दिखाना है, तो ये एल्कीन है, हाँ, और ये हाइड्रोनियम आयन है, हाँ। तो हम लोग यहां पे पहला फर्स्ट स्टेप होता है, ये जब एल्कीन से एल्कोहल बनाते हैं तो हम यूज करते हैं इसको। तो यहां पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन to form more stable carbocation by using
इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन, ये होता है फर्स्ट स्टेप में। तो इसको देखें यहां पे, तो हमने एल्कीन लिया और यहां हाइड्रोनियम आयन है, मैं इसको ऐसे दिखा दूं HOH, ठीक है ना, ये हाइड्रोनियम आयन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। तो यहां पे आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन जनरेट करना है। तो मैंने दोनों तरफ सिमेट्रिकल ग्रुप है, बॉन्ड को ब्रेक कर लिया माइनस प्लस, और ये माइनस वाला इस H प्लस को लेके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, जिससे वाटर न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा प्यारे, बोले यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, CH2, इस पे नेगेटिव के पास H आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3। यहाँ पे क्या हो चुका है, CH2, इस पे डिफिशियंसी आ गई, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या हुआ, वाटर बाहर निकल गया। तो अपने पास यही स्टेप बन गया है। फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। और ये कार्बोकैटायन, इसमें रीअरेंजमेंट भी चेक कर लेंगे, तो कार्बोकैटायन यहाँ पे रीअरेंजमेंट चेक कर लेंगे, प्राइमरी कार्बोकैटायन है क्योंकि ये कार्बन एक अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो यही कार्बोकैटायन बनाए रखेंगे, और हमें यही बनाना था। तो कर्व्ड एरो दिखाने थे आपको, आपने दिखा दिए। इसके बाद आपको ध्यान होगा सेकंड स्टेप में क्या होता है, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इस कार्बोकैटायन पे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है, तो हमें वहां से क्या मिल जाता है, इथेनॉल मिल जाता है, ठीक है। पहले वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे, और वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा के प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा, देन प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन करा देंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। पर हमें इसी स्टेप की मैकेनिज्म पूछनी थी, उसको कर्व्ड एरो नोटेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये वाला यहां तक हमें रखना है। नेक्स्ट, ठीक है। हाँ भाई, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ वाइन मेकिंग ripened grapes are crushed so that sugar and enzymes should come in contact with each other and fermentation should start। अच्छा, तो इसका मतलब आपने जान रखा है कि यहां पे शुगर क्या होता है, C12H22O11, ये सुक्रोज या शुगर है। हाँ सर, इसका हम फर्मेंटेशन करते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बायो एंजाइम कैटालिस्ट। क्या यूज करते हैं, इनवर्टेज। क्या यूज करते हैं, इनवर्टेज। तो ये कैटालिस्ट है। तो यहां पे फर्मेंटेशन के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, बोले ये C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब ग्लूकोज फ्रक्टोज आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रखा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर होता है। ये एल्डो एक्सोज होता है, वो कीटो एक्सोज होता है। इसमें एल्डिहाइडिक कार्बन फर्स्ट, एल्डिहाइडिक ग्रुप फर्स्ट कार्बन में प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप सेकंड कार्बन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये बन गया। अब हमें पता है कि जो ग्लूकोज होता है इसका फर्दर फर्मेंटेशन करते हैं अनदर बायो एंजाइम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, जिसका नाम क्या होता है, जाइमेज। क्या नाम होता है, जाइमेज। तो ये इसका भी फर्मेंटेशन कर देता है, किसका, ग्लूकोज का। और हमें क्या दे देता है प्यारे, बताओ। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, जब इसका फर्मेंटेशन कर देंगे हम, तो यहां से हमें इथेनॉल मिलता है, C2H5OH, और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं, बैलेंसिंग भी कर लो बेटा एक बार। 6, तो यहाँ पे 2 कार्बन कर देंगे, 4, 12 हाइड्रोजन हो गए। पर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 हैं, तो हमारे पास ये आ चुका है। अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो अपने पास 2 2 जा 4 कार्बन, 2 6 कार्बन, सब बैलेंस हो गया। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, तो हमें यहाँ से इथेनॉल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, इथेनॉल।
जिसका यूज हम किस में करते हैं, फॉर मेकिंग वाइन, यूज फॉर मेकिंग वाइन बोल दो या एल्कोहलिक ड्रिंक बोल दो, एक ही चीज, एल्कोहलिक ड्रिंक। अच्छा, फिर आगे इसमें कुछ और भी कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ एनारोबिक कंडीशन आर नॉट मेंटेन्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एनारोबिक कंडीशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर में ये कहानी चल रही थी, अगर एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन नहीं रखा जाए तो क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ये ब्रेक होके CO2 और H2 में टूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं ऐसे बोलूं, इफ, अगर हम लोग इसको ऐसे बोलें कि इफ एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशंस आर not maintained during this process, then क्या होगा प्यारे, then ethanol oxidizes to carboxylic acid, oxidizes किसमें, oxidizes to carboxylic acid, है ना। कॉमनली यहां पे इथेनॉल जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा देगा, एसिटिक एसिड, जो कॉमनली नोन एज क्या बेटा, विनेगर। और यहां पे हम लोग बोल सकते हैं 10, क्या बोल सकते हैं 10, या मैं इसको दिखा दूं यहां पे रिएक्शंस को, आप इसको भी दिखा सकते हैं कि ये इथेनॉल है और ये इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या देता है, एसिटिक एसिड। सबको पता है कि ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह, क्योंकि यहाँ पे एयर का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ एयर है। एक्सेस ऑफ एयर का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के दौरान ये एसिटिक एसिड दे देता है, कौन, प्राइमरी एल्कोहल। तो यहाँ बोल सकते हैं 10, द टेस्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दें, कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे ही हम इसके आगे कंटिन्यू अगर लैंग्वेज को करेंगे तो क्या बोलेंगे, विच स्पॉइल्स द टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक या वाइन। तो एनारोबिक कंडीशन अगर मेंटेन नहीं रखी जाएगी तो इथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज होके हमें क्या दे देगा, एसिटिक एसिड, जिसको हम कॉमनली और क्या जानते हैं, विनेगर भी जानते हैं। तो ये फिर इसका क्या करेगा, टेस्ट को, एल्कोहलिक ड्रिंक के टेस्ट को क्या कर देगा, स्पॉइल कर देगा। इस वजह से हमें एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन रखना पड़ता है, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देख के चलना। नेक्स्ट अगला है राइट द IUPAC नेम। बेटा कंपाउंड आपके सामने दिया हुआ है, यहां पे देखेंगे कि अगर आप देखते हैं कि इधर से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, यहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और काउंटिंग अगर करते हैं 1 2 3 4 तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, इधर भी 4 कार्बन। पर एक चीज देखना, यहाँ इथाइल लगा हुआ है, इसको पहले एक्सटेंड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, CH3 CH3 और फिर C2H5 को हम लोग एक्सटेंड करके कैसे लिखेंगे, CH2 CH3। ये चीज चेक कर लेना, ठीक है। एक बार एक्सटेंड करके रख लिया, अब हमें नंबरिंग करना देख लेते हैं। नंबरिंग तो होगी, फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, पर इधर चलने पर 4, ऊपर चलने पर 4, पर इधर चलने पर 4 5, लॉन्ग चेन भी मिल रही है। तो ये मेरे लिए फिर साइड चेन सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, 3 पे 2 मिथाइल है तो इसका नाम होगा 3,3
डाई मिथाइल। ठीक है, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, पेंट। सिंगली बॉन्डेड है तो एन, ई रिप्लेस करके वन किस पे ऑल लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे ऑल लगा हुआ है, तो 2 पे क्या लगा देंगे, ऑल। 2 पे ऑल लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फिर से आईयूपीएसी नेमिंग है तो बनाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड C, Br, और यहां पे सिंगल बॉन्ड CH2OH है। अब नंबरिंग बताइए किधर से होनी है प्यारे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो फंक्शनल ग्रुप पहले ही नंबर पे इधर से मिल रहा है, तो यहां से चलेंगे 1, 2, 3 एंड 4। ये साइड चेन और ये साइड चेन, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करेंगे तो यहाँ ब्रोमो है या मिथाइल है, ABCD में B पहले आता है या M बाद में आता है, दोनों बातें सही हैं। तो इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। 4 को क्या बोलते हो बेटा, ब्यूट, पर 2 पे डबल बॉन्ड लगा है तो 2 ईन, और ईन की ई रिप्लेस करके 1 पे क्या लगा देंगे, ऑल। ई रिप्लेस कब की जाती है, जब ई के जस्ट बाद AEIOU या बाई का साउंड आता है या बाई आता है इसकी जस्ट बाद, तो यहाँ O आ रहा है इसलिए ई रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका आईपीएसी नेमिंग होगी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से है राइट द आईपीएसी नेम, तो फिर से देखते हैं। यहां पे हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 OH है। इसकी नेमिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप देखो होता क्या है कि अगर रिंग चेन के अंदर कार्बन ज्यादा होते हैं ओपन चेन से तो प्रायोरिटी होती थी रिंग चेन की, बट अगर कभी भी ऐसा होता है कि रिंग चेन स्मॉलर है उसके बावजूद उसके साथ अटैचमेंट किसका है, फंक्शनल ग्रुप का है, तो फिर चेन भले ही छोटी क्यों ना हो पर प्रायोरिटी उसकी बढ़ ज्यादा हो जाए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है, इस वाली चेन में, ओपन चेन में, तो प्रायोरिटी अब स्मॉल चेन की होगी। तो ये 1 ये 2। अब ये साइड चेन के रूप में हम इसको यूज करेंगे तो साइड चेन के लिए इसको क्या लिखते हैं, 2 पे क्या लगा है, फिनाइल। क्या लगाया है प्यारे, फिनाइल। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन, और इथेन की रिप्लेस करके 1 पे क्या लगा है, ऑल। और ध्यान करो जब लेक्चर की शुरुआत फर्स्ट पार्ट की थी तो उसमें ये सबसे पहला क्वेश्चन था 2 फिनाइल इथेनॉल में बतानी थी लिक्विड रीजेंट के थ्रू। आपको ध्यान है ये प्राइमरी अल्कोहल है तो नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व हुआ था, ध्यान करो, है ना। तो यहीं शुरुआत हुई थी, ये 2 फिनाइल इथेनॉल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है राइट द मैकेनिज्म। हाँ प्यारे, यहां मैकेनिज्म पूछा है, यहां नोटेशन नहीं पूछा है जैसे पीछे रिएक्शन पूछा था, और फॉलोइंग SN1 रिएक्शन को फॉलो करना है। अच्छा, तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, देखें सबसे पहले यहां से हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, और मैकेनिज्म में एक्वस NaOH है, तो ये हमें किसमें क्या देता है, Na+ और OH-। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन है। और उसके बाद हमारे पास टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप की रिएक्शन होती है SN1, सबको पता है। 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले लिखेंगे टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, किसको लिखेंगे, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। और सबसे पहले स्टेप में जो कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है ना, इस स्टेप में सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का। तो यहां से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दोगे तो यहां CCl बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। क्या मिलेगा, CH3, क्या मिलेगा, CH3 CH3 और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस, और Br पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब अपने को पता है ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, मोर स्टेबल है, ठीक है ना, तो ये मोर स्टेबल है। तो यहां से फिर हम लोग सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या किया करते हैं बताएं। स्टेप सेकंड हमें पता है, क्या पता है प्यारे, बोले, हमें पता है कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन है यहां पे ये कार्बोकैटायन कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर शो करता है, क्योंकि सिग्मा 3 सिग्मा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो ये अब इस तरीके से होगा, प्लेनर तो जानते हो ना, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल फ्री है, हाँ बैकेंट ऑर्बिटल फ्री है। तो आने वाला जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है OH-, ये
न्यूक्लियोफाइल है वो अब किधर से अटैक कर सकता है, इसके पास दोनों चांस हैं, ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ से हमें मिक्सचर मिलता था, ध्यान करो, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा एक तो यहाँ पे OH लग सकता है, ये मिथाइल है, ठीक है, और एक हमें प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, यहाँ से यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, और OH ने किधर से अटैक किया, इधर से। अब जिधर से लीविंग ग्रुप लीव किया है, जिधर से लीविंग ग्रुप लीव किया है, ठीक है, ये लीविंग ग्रुप है, सबको पता है, जिधर से लीविंग ग्रुप लीव किया है उसी साइड अगर OH अटैक करता है, उसी साइड से OH ऐड होता है, तो इसको बोलते हैं प्यारे क्या, इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में। और अपोजिट साइड से अगर अटैक करता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है, वो रिटेंशन प्रोडक्ट है, और दोनों 1:1 में ही ऑब्टेन्ड होते हैं, 50% 50%। और इनके इस मिक्सचर को हम प्यारे क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन। ठीक है, रेसमाइजेशन ये अपने पास है। बोलो यस और नो। ठीक है, अब रहा बात कि ये टर्सरी ब्यूटाइल, आप चाहें तो एक को भी दिखा सकते थे, क्योंकि अपने पास एक को ही दिखाया गया है। आप एक को दिखाने पर, क्योंकि SN1 रिएक्शन में हमें रेसमाइजेशन ऑब्टेन्ड होता, तो रिटेंशन इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट हमें बनाने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, इसके साथ साथ हमारे पास साइड में जो बचा हुआ है क्या है, एक तो Na+ और ये Br-, ये दोनों जुड़ के हमें क्या दे देंगे, Na+ और Br- हमें क्या दे देंगे, NaBr। बोलो यस और नो। इस तरीके से ये मैकेनिज्म करनी है। फिर से समझ लें कि पहले स्टेप में हमें क्या करना है, कार्बोकैटायन जनरेट करना है, पहला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में हमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है, और यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं तो यहां पे फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। ये जो होता है वो sp2 प्लेनर होता है, और यहां पे ये वापस से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑब्टेन कर लेता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो वही आपको बनाना हो। ठीक है, अब इसको आप चाहे ऐसे दिखा दें, चाहे आप इसको ऐसे करके और OH इधर लगा देते, 3 मिथाइल इधर लगा देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बना के दिया है। किसी एक प्रोडक्ट को भी बना सकते थे, पर हम जो चीज एक्चुअल होती है वही चीज लेके सीखेंगे। ठीक है, चले ये हो गया। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर पे क्या कह रहा है, फॉर द पेयर फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल आंसर द फॉलोइंग। पहला है, व्हाई इज फिनॉल मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। अच्छा प्यारे, ये भी आप लोग जानते हैं फिनॉल किस तरीके से दिखता है, ये फिनॉल है, हाँ सर ये फिनॉल है। और अगर मैं बात करूं साइक्लोहेक्सेनॉल की, तो साइक्लोहेक्सेनॉल कैसे दिखता है, साइक्लोहेक्सेन बना लो, उस पे ऑल लगा दो, तो साइक्लोहेक्सेनॉल है। ये जो फिनॉल है वो मोर एसिडिक है देन साइक्लोहेक्सेनॉल। तो सिंपल सा आंसर हमें केवल इतना दे देना है, क्या रखना है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल because phenoxide ion is resonance stabilized, बस इतने से टीचर समझ लेगा कि फिनॉल मोर एसिडिक क्यों है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अब अपने समझने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूं बस कैसे, कि फिनॉल जब अपना कॉन्जुगेट बेस देता है तो क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट बेस फिनॉल का, ये अपने अंदर से H आयन को निकाल के यहाँ ये कॉन्जुगेट बेस बनाता है। ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है जिसका नाम है फिनॉक्साइड। क्या है, फिनॉक्साइड, और H+ इधर दिखा दे रहे हैं। इसी तरीके से इसका कॉन्जुगेट बेस देखेंगे, इसी तरीके से इसका कॉन्जुगेट बेस देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसका कॉन्जुगेट बेस क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास मिलने वाला है O-,
और यहाँ पे क्या निकल गया H प्लस। आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन, दोनों ने क्या दिया, अपना अपना कॉन्जुगेट बेस। इसके कॉन्जुगेट बेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सो ऑक्साइड। अब आप खुद से देखें कि जो फिनॉल आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन फिनॉल गिव्स फिनॉक्साइड आयन इन द फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहां पे है, वो यहां से क्या करेगा, रेजोनेंस के दौरान यहां पे डीलोकलाइज्ड होगा ऑन बेंजीन रिंग। नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड विद द बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि यहां पे कहीं भी रेजोनेंस की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं है। तो ये नेगेटिव चार्ज कैसा है, ये लोकेलाइज्ड है। कैसा है, लोकेलाइज्ड है। और ये नेगेटिव चार्ज कैसा है, डीलोकेलाइज्ड है। कैसा है, डीलोकेलाइज्ड है। इस वजह से ये कैसा होगा, मेकिंग इट मोर स्टेबल, और ये कैसा होगा, मेकिंग इट लेस स्टेबल। दैट्स व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर। यहां पे ये कितना लिखना है वो भी बता दिया, और क्यों ऐसा अप्रोच किया वो भी हमने बता दिया आपको, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रख के चलना। नेक्स्ट, इसका सेकंड है गिव वन केमिकल टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल डिस्टिंग्विश टेस्ट कराना है, तो ठीक है, करा लो भाई। यहां पे फिनॉल और इसके बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट, तो सबसे पहले हम बता सकते हैं भैया, फिनॉल जो होता है, फिनॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। यस, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट देने के दौरान यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल Br+ जनरेट होता है। पीछे मैं कई सारे क्वेश्चंस में इसका डिस्कस करके आया हूँ, और यहाँ से ये हमारे ऑर्थोपैरा की सभी पोजीशन पे जाके पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जो मिलेगा हमें, वो है Br+ पोलर प्रोटेक्ट। तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में वो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। दूसरी बात, फिर ये कैसा होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ऑर्थोपैरा की प्रत्येक पोजीशन पे के ड्यू टू द रेजोनेंस क्या होगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखाई देगा, तो सभी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलता है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाइट PPT ऑफ 2, 4, 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। क्या इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, क्या सोच रहे हो? इसको नहीं बोलते हैं, किसको बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। ये गलती मत करना, ठीक है। अगला दूसरा जो हमारे पास है वो है साइक्लोहेक्सेनॉल। तो साइक्लोहेक्सेनॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट को, ब्रोमीन वाटर को हम ब्रोमीन एक्वस करके भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन वाटर भी लिख सकते हैं। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है, नो रिएक्शन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आंसर, कि फिनॉल गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट while bromine water test and decolorize ब्रोमीन वाटर टेस्ट में ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। इसको ये क्या कर देता है, डीकलराइज कर लेता है, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट का ये कलर है। डीकलराइज ब्रोमीन to give white precipitate of 2,4,6 tribromophenols, whereas cyclohexanol does not give this test।
ठीक है, एक तो ये है। दूसरा हमें यहाँ पे एक टेस्ट और करा सकते हैं, पर पूछा नहीं, बस नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। कभी कभार आपको इस तरीके से भी कोई कह सकता है, क्या यहाँ से देख लें, छोटे और करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एक तरीका और है कि अगर मैं आपसे कहूँ, मैं यहाँ पे कि ये हमारे पास जो फिनॉल है, जिसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, जगह कम है, जो फिनॉल है ये FeCl3 टेस्ट भी देता है। क्या देता है? FeCl3 टेस्ट। और FeCl3 टेस्ट में यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा हमें, जो होता है FeC6H5O का होल 6, एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3- इस तरीके से, और प्लस का हमें यहाँ मिलता है 3H प्लस का 3HCl। यहाँ पे ये हमें मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें, बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ 6 होगा, इस पे क्या होता है, ये माइनस फिनॉक्साइड है, -1 होता है, इस पे चार्ज -1 होता है, और तो इस पे ओवरऑल चार्ज +3 आ जाएगा। तो Fe+3 का है, और +3 का ही कॉम्प्लेक्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक। अब देखें, यहां पे हमारे पास जो ये कंपाउंड बनता है, ये वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स होता है। वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स यहां मिलता है, वॉयलेट या पर्पल कुछ भी बोल सकते हो। कभी अगर FeCl3 टेस्ट को अगर Fe3+ यहां आयन लिख देगा, तो फिर यहां पे 6H आयन आप दिखा देंगे, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेंगे, मेन अपने को ये कॉम्प्लेक्स दिखाना होता है। तो यहां फिनॉल का FeCl3 टेस्ट भी होता है। तो फिनॉल गिव्स FeCl3 टेस्ट, एंड फॉर्मेशन ऑफ किसका होता है? वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जबकि हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये FeCl3 टेस्ट नहीं दे सकता, डज नॉट गिव FeCl3 टेस्ट। तो इसके थ्रू भी हम बता सकते हैं, ठीक है, कि 2 टेस्ट हमने आपको करा दिए। आप बता सकते हैं फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल एक दूसरे से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कि फिनॉल गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट टू गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, व्हाइल साइक्लोहेक्सेनॉल डज नॉट गिव 2,4,6 ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। अच्छा, यहां पे ये इसको डीकलराइज कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं FeCl3 टेस्ट कराऊं, तो फिनॉल जो है, फिनॉल FeCl3 टेस्ट देता है, और देने के साथ हमें क्या मिलता है? वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, जबकि साइक्लोहेक्सेनॉल FeCl3 टेस्ट नहीं देता है। तो इन 2 टेस्ट के थ्रू हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर और FeCl3 टेस्ट, ठीक है। तो इन चीज को ध्यान रखना, मैंने इसमें दोनों बता दिए, किसी जगह इसका भी जिक्र कर सकता है, तो मैंने इसी जगह समझा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट, बोर्ड पर्पज से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, तो आप इसको ध्यान दें। क्या कह रहा है? एसिड डिहाइड्रेशन, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2OH, इसका एसिड डिहाइड्रेशन करना है और इससे मिलाना बनना है इथीन, तो ये होता है इथीन। और ये तो आपको पता है कि एसिड डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग रीजेंट क्या यूज करते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 एट किस पर करते हैं? 443 केल्विन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बहुत काम का है, ठीक है ना, क्योंकि इथेनॉल अगर एल्कीन दे रहा है करस्पॉन्डिंग, तो हम ये लेके चलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर इस जगह टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, 413 कर दिया जाए, तो फिर यही इथेनॉल हमें ईथर दे देता है। ये चीजें ध्यान देना है ना, और दोनों मैकेनिज्म दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये एसिड डिहाइड्रेशन है, तो इसकी मैकेनिज्म पूछी है, तो चलो मैकेनिज्म करते हैं हम लोग। यहां से मैकेनिज्म करते हैं। डायरेक्ट में तो आपको पता है कि OH जिस कार्बन पर लगा है, उसके बीटा कार्बन से यहां से H और OH यहां से निकाल के और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हमें डायरेक्ट के लिए ठीक है। मैकेनिज्म पूछी गई है, क्या पूछी है? मैकेनिज्म। देखें तो मैकेनिज्म समझते हैं प्यारे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? CH3 CH2OH, इसका प्रोटोनेशन करना है। क्या करना है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। कैसे होना है? ये लोन पेयर डोनेट करके प्रोटॉन एक्सेप्ट कर देगा, तो एल्कोहल का प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल का प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है साहब। ये एल्कोहल है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप क्यों दिखाएं, हम लोग सेकंड यहीं कर ले रहे हैं।
क्या करेंगे, अब हमें पता है कि यहां से हमें कार्बोकैटायन जनरेट होगा। कैसे, देखें, यहां से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ये कैसा है, अनस्टेबल है, ये तुरंत बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा। यहां से क्या है, डिहाइड्रेशन के दौरान क्या होता है, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो इस तरीके से ये माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिखाई देगा, CH3 CH2 प्लस। बोलो यस और नो, CH3 CH2 प्लस। चले, अगर मेरे पास यहाँ कार्बोकैटायन मिल गया तो कार्बोकैटायन बनते ही हमें क्या चेक कर लेना, रीअरेंजमेंट। यहाँ क्या बन गया, कार्बोकैटायन, यहाँ बन गया कार्बोकैटायन। ठीक है, अब मेरे पास जैसे ही कार्बोकैटायन बना तो हमें क्या करना है, अब इसका रीअरेंजमेंट चेक करना। तो यहाँ पॉसिबल नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से ही आगे बढ़ेंगे और इसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ से डीप्रोटोनेशन करना है। क्या करना है, डीप्रोटोनेशन कर दो भैया, डीप्रोटोनेशन। क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन कर दें। तो मैं इसको इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ कि CH2 और ये H, यहाँ से डीप्रोटोनेशन करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, H प्लस बाहर चला जाएगा। या यूँ मान लो इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और ये माइनस प्लस न्यूट्रलाइज होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, चाहे कैसे भी दिखा दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ डीप्रोटोनेशन कर दिया और हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, बोले CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हमने इथेनॉल से करस्पॉन्डिंग एल्कीन ईथीन का फॉर्मेशन कर दिया बाय द मैकेनिज्म। रही बात स्टेप की, तो 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट स्टेप ये है, ठीक है, सेकंड स्टेप ये है और थर्ड स्टेप ये है। अब आप नाम बताएं, फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं सर, प्रोटोनेशन कर रहे हैं, प्रोटोनेशन कर रहे हैं एल्कोहल का, तो क्या कर लिखेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं सर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छी मैकेनिज्म है और टेम्परेचर का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, 413 करने पे ईथर दे देता है, ध्यान रखना। अभी रिएक्शंस आएंगी तो हम बताएंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा, जो इन रिएक्शंस के द्वारा प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC नेम बनाना है। अच्छा, रिएक्शन ऑफ मीथेनल, रिएक्शन ऑफ मीथेनल विद, ये हमें ग्रिग्नार्ड रीजन दे रखा है। अच्छा ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसके लिए हम ऐसे करके जगह बना लेते हैं और दोनों को अपनी अपनी जगह में सॉल्व लिख दे रहे हैं। चलो देखें, यहां से सबसे पहले हम, मीथेनल का मतलब होता है फॉर्मल्डिहाइड, तो मीथेनल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज मीथेनल, मीथेनल फॉर्मल्डिहाइड को ही बोलते हैं। और ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को भी लिख लें, एरो छोटा कर लें, जगह कम है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करानी, तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमने बना लिया, MgBr। ठीक है, ये है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब इसकी रिएक्शन करनी किसके साथ है, हमें बोलो, मीथेनल या फॉर्मल्डिहाइड के साथ करनी है। तो सबको पता है कार्बोनिल कंपाउंड होता है, यहाँ माइनस प्लस ये ब्रेक कर लोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये पोलैरिटी इंड्यूस करता है। यहाँ पे क्या होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये कार्बन कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव। क्यों, कार्बन और मेटल में से मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। और कार्बन एनायन यहाँ पे, मतलब अकेले जब भी कार्बन मेटल के साथ होता है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में, तो कार्बन हमेशा नेगेटिव चार्ज रखेगा, अदरवाइज कार्बन पॉजिटिव चार्ज रखेगा। ऑर्गेनो मेटालिक में ध्यान रखना, मेटल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो नेगेटिव चार्ज लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये इससे कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब यहाँ पे आपको ऐसे भी देख सकते हो, ये 2 प्लस ये 1 माइनस, ये दोनों मिलके 1 प्लस दे देंगे। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद अपोजिट चार्ज को आप लगा लेंगे, यहाँ पे ये माइनस वाला ये कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा और ये MgBr इससे जुड़ जाएंगे। तो प्यारे अपने पास क्या दिखाई देगा बताओ, यहाँ पे हमारे पास H, यहाँ H, ये कार्बन, ये बॉन्ड टूट जाएगा, डबल का हो गया सिंगल, O माइनस के पास जाएगा MgBr, हाँ सर, और इसके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कार्बन की रिंग आ जाएगी। तो ये कार्बन रिंग आ गई। अच्छा सर, उसके बाद पता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन जब भी कराते हैं तो यहाँ हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। हाँ सर, हाइड्रोलिसिस कैसे होता है सबको पता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, सबको पता है, अभी पीछे बता के आए थे। तो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। ठीक है, अब इसमें जैसे ही हम ऐड करेंगे वाटर,
तो हमें क्या दिखाई देगा बताओ, यहाँ से यहाँ आ जाएगा H प्लस और यहाँ आएगा OH माइनस इस साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा HCH, यहाँ OH और इसमें लगी है साइक्लिक रिंग 6 कार्बन की, और साथ में हमारे पास क्या है MgBr के साथ साथ OH है। तो ये हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ठीक है, अब इसका नाम बताना, इसको थोड़ा सा अरेंज करके सही से लिख लो। पहले मैं साइक्लिक रिंग लिख रहा हूँ और साइक्लिक रिंग के साथ ये कार्बन है, इस कार्बन पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं और उस पे एक OH है। तो इस तरीके से इसको अरेंज करके लिख लेंगे। और अब मेरे को पता है कि फंक्शनल ग्रुप अगर ओपन चेन में आता है, जहां फंक्शनल ग्रुप आता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, वो चेन छोटी या बड़ी, तो ये 1 है। इसके लिए ये क्या इसका काम कर जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये किसका काम करेगा, साइड चेन का सेकेंडरी प्रीफिक्स की यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, 1 पे लगा है क्या, साइक्लोहेक्सिल। अब इसको एल्काइल ग्रुप के रूप में यूज करेंगे तो साइक्लोहेक्सिल बोलेंगे। और एक कार्बन को बोलते हैं बर्ड रूट को मेथ, और सिंगली बॉन्डेड है तो एन, और ई रिप्लेस करके 1 पे ही क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप ऑल। बोलो यस और नो, क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बाद हमारे पास अगली रिएक्शन इसी में है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर। ये तो मैं करा चुका हूं अभी, आपको पता है कि फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से मिलती है। अभी ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी तो कराया था, आपको ध्यान होगा, आप जल्दी जल्दी से कर लो। चलो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये हमें क्या देता है, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, फिनॉल का डेरिवेटिव यहाँ मिल जाएगा हमें, यहाँ OH, और इसके सारे ऑर्थो पैरा पे हम क्या लगा देंगे, ब्रोमीन। तो यहाँ से वाइट प्रेसिपिटेट किसका मिलता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का। और क्योंकि ये पीछे हम लोग कर चुके हैं तो अभी मैंने बताया ही दिया था इसको, ठीक है, तो इसको स्पीडली कर लेते हैं। नेक्स्ट है 53 पे देखेंगे, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। रीमर टीमर पीछे पढ़ चुके हैं, बताएं प्यारे। फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म, यहां रीजेंट लिख दें आप, क्लोरोफॉर्म, बेस ले सकते हैं NaOH या KOH, हीटिंग, और एसिडिफाइड कर देते हैं। तो हमें यहां से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है, जिसको हम लोग ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड। यहां पता है कि ऑर्थो के साथ पैरा सैलिसैल्डिहाइड भी मिलता है, बट ऑर्थो यहां मेजर होता है, ठीक है ना। ऑर्थो मेजर होने की वजह है क्या, कि ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 2 ऑर्थो पोजीशन जो होती हैं, मेजर प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय द 2 ऑर्थो पोजीशन हैविंग हायर प्रोबेबिलिटी टू अटैक, ठीक है। और वैसे तो मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है, बोर्ड में, बट मैंने आपको कराया हुआ है क्लास में, तो एक बार देख लेते हैं कैसे हुई होगी। यहाँ पे सबसे पहले बेस, मान लो आपने यहाँ बेस लिया NaOH या KOH, तो ये Na प्लस OH माइनस देगा। और फिर इसकी रिएक्शन इस क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से। देखें स्पेस कम है तो हम इस तरीके से देखेंगे, बेस है तो OH माइनस, ये बेस, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ से CCl, यहाँ पे H नहीं है Cl है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, H2O बाहर जाएगा और साथ में मिल जाएगा CCl3 माइनस, तो यहाँ पे CCl3 माइनस ये मिल जाएगा। और इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से हीटिंग के दौरान क्या होगा, Cl माइनस लीव कर जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन। क्या मिल जाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक वैकेंट है, ठीक है, 2 वैलेंसी ही। ये क्या है, डाइक्लोरोकार्बन, जिसको DCC बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन क्या होता है, अटैकिंग रीजेंट या इंटरमीडिएट का काम करता है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद हम लोग इसको देख सकते हैं कि फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन आपने बेस से कराई, OH माइनस, NaOH भी ले सकते हैं, OH माइनस भी ले सकते हैं। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ से फिनॉक्साइड आयन अलग कर देगा, H2O बाहर कर देगा,
यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। अगर NaOH लेते सोडियम फिनॉक्साइड बना देते हैं, ये क्या मिल गया, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब इसी फिनॉक्साइड आयन को क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमें ये नेगेटिव सिंगल डबल, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो इसका, ठीक है। ये अपने मैकेनिज्म है नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बनना है, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके। फिर यहाँ डाइक्लोरोकार्बिन जो कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है जो नेगेटिव चार्ज है अपने पास यहाँ पे, और यहाँ पे ये बैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा प्यारे, डबल बॉन्ड O यहाँ पे जुड़ चुका है, C इस पे लगे हुए हैं 2 Cl, ठीक है। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है कार्बन ने बैकेंट ऑर्बिटल में, तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो चुका है ये, अब आप सबको पता है यहाँ पे क्या है, टेट्राइवैलेंसी दिखाई दे रही, तो यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन होगा। हाँ, इस कंडीशन में यहाँ से हम क्या करेंगे, ये C माइनस इस H प्लस को लेके ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग के कार्बन को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से सर क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, CH 2 Cl, ये न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि इधर प्लस और इधर क्या गया होगा माइनस, इस कार्बन पे आ गया माइनस, और ये डबल बॉन्ड O। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। पर एक चीज़ तो हम चला ही नहीं रहे, क्या कि 2 पाई बॉन्ड चल रहे हैं यहाँ पे। अब इसकी वापस से एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। देख लें किस तरीके से बनाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे ये आ चुका है, फिर से यहाँ आ गया CH, यहाँ 2 Cl, और यहाँ सिंगल बॉन्ड O माइनस आ गया है। अब क्या करेंगे प्यारे, यहाँ से 2 बार 2 मॉलिक्यूल NaOH ले लेंगे, 2 मोल बेस ले लेंगे। नहीं, यहाँ पे ये बेस का काम नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, यहाँ पे SN2 करा दो। उससे क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करके ये Cl निकालेगा। इसी तरीके से ये दूसरी बार भी यहाँ पे अटैक करके 2 मोल लिए, दोनों Cl बाहर चले जाएंगे। अगर हम यहाँ NaOH लेंगे तो ट्वाइस NaCl बाहर चले जाएंगे, ठीक है। आप यूँ मान लो कि अगर आपने इसको यहाँ पे 2 मोल NaOH लिया होता तो यहाँ से क्या बाहर चला जाता प्यारे, बोले माइनस का ट्वाइस NaCl, और इस तरीके से अपने पास क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग, ये O माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या है CH, और ये 2 Cl को रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करके कौन आ जाएगा, 2 OH, और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है कंपाउंड, तो इस जगह से फिर हम वाटर को बाहर कर देंगे, है ना। यहाँ से वाटर बाहर कर दो, और ऐसा करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बताएं, ऐसा करने पर हमारे पास यहाँ पे, ऐसा करने पर हमारे पास क्या मिल गया हमें, यहाँ पे CH के साथ यहाँ डबल बॉन्ड O माइनस, और फिर इसको हम लोग एसिडिफाइड करा देंगे H प्लस फ्रॉम वाटर, और यहाँ से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास OH के पास यहाँ ये CHO लग जाएगा। तो ये बन गया ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड। ये मैकेनिज्म है जिसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बोर्ड में पूछा नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया कंपाउंड कैसे बन के तैयार होता है। तो उम्मीद है कि अपने काम का जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिएक्शन है। बाद बाकी मैंने इसकी मैकेनिज्म भी एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दी है, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ देखी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें एक और है कोल्बे रिएक्शन। क्या है?
कोलवेज रिएक्शन, जिसको पीछे कोलवे स्प्लिट रिएक्शन के नाम से पीछे इसको भी बता चुका हूँ। क्या होता है देख लें एक बार। यहाँ पे फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन है, यहाँ पे रीजेंट हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना, बेस, ठीक है। यहाँ भी एक्वस NaOH और KOH कोई भी लेके चल सकते हैं। उसके साथ हमें यहाँ पे CO2 और थर्ड फिर एसिडिफाइड करा दोगे तो H2O, और यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है, जिसको हम लोग ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसकी भी मैकेनिज्म देखना चाहो, ठीक है, वो भी देख लो एक बार जल्दी से। फिर से वही कहानी है, फिनॉल के साथ यहाँ पे एसिड बेस करा दो। सबसे पहले OH माइनस अटैक करके यहाँ से H प्लस को खींचेगा, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। हाँ साहब, ये फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कहानी आने के बाद इसको वापस से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा दो, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा अपने पास, यहाँ बन जाएगा O डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास यहाँ से CO2 है, हाँ यहाँ से CO2 कैसा होता है, C, बोलो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दोगे आप, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इसको जोड़ दो। जोड़ने के बाद आपको क्या दिखाई देगा भाई, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड O, और इसके साथ साथ ही माइनस इस कार्बन से ऐड होगा। कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड O है और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूट गया है, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड ऊपर दिखा दिया, ये सिंगल करके इस पर माइनस चार्ज है। अच्छा, इतना है, हाँ साहब। उसके बाद आपको पता है इस जगह भी क्या है सर, इस जगह भी एक हाइड्रोजन है, हाँ, यहाँ पे 1,3 टॉटोमेरिज्म करा दो, 1,3 टॉटोमर करा दो, टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। तो 1,3 टॉटोमेरिज्म कैसे करते हैं, 1 2 3, कैसे बताया आपको, 3 से हाइड्रोजन 1 पर और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पर। यहाँ पे ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसा करने पर हमें ये OH हो जाएगा, ठीक है, ये रिंग की एटमॉस्फेरिक रीगेन हो गई, यहाँ C डबल बॉन्ड O माइनस है, और फिर इसका हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस करा दो, H प्लस दे दो, फ्रॉम कहाँ से, एसिडिक मीडियम में आया वाटर से, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे बताएं, OH के साथ साथ यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, तो यही हमारे पास क्या है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अब यहाँ पे NaOH के साथ ऑर्थो मेजर होता है और KOH के साथ पैरा मेजर होता है, कंपटीशन में ज़रूरत होती है, आपके बोर्ड में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे कंपटीशन के लिए, एक और बता दूँ चीज़, कि यहाँ पे ये जो H प्लस आया है, यहाँ पे यहाँ का जो ये H है, यहाँ का जो ये वाला H है, ये H कहाँ से आया है, फ्रॉम एसिड, जबकि ये वाला H इसमें कहाँ से आया था, फ्रॉम बेंजीन। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान देना। अब पीछे पता है क्या खेल है, अब यहाँ पीछे देखना, यहाँ का OH जो आया हुआ है, ये वाला H कहाँ से आता है सर, उसमें तो लिखा था फ्रॉम बेंजीन, यहाँ कहाँ से आया, फ्रॉम एसिड, ये फ्रॉम एसिड, और ये वाला H मैकेनिज्म में कहाँ से आया, फ्रॉम बेंजीन। दोनों में उल्टा है, पीछे वाले में COOH ग्रुप लगा हुआ है कोलबे में, तो वहाँ पे फ्रॉम एसिड से आया था, और ये OH वाले का H कहाँ से आया था, फ्रॉम बेंजीन से, कोलबे में, और इसमें उल्टा है, फ्रॉम एसिड से OH वाला आया और CHO का फ्रॉम बेंजीन से आया। तो कंपटीशन में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। बाद बाकी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये रिएक्शन दिखानी है रीमटीमन में, और कोलबे में दिखानी है ये वाली रिएक्शन, जिसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। चल,
तो यहां पे ये हो चुका हमारे पास। नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल विद, ये मैं पीछे शायद करा चुका हूं। इथाइल एल्कोहल की एक बार जल्दी से बताएं, क्या आपको पता है इथाइल एल्कोहल क्या होता है? CH3CH2OH, इसका डिहाइड्रेशन कराना है कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। सबको पता है यहाँ से क्या होगा डिहाइड्रेशन के दौरान, यहाँ पे हमें CH2 डबल बॉन्ड क्या मिल जाएगा प्यारे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा प्लस वाटर, यहाँ पे मिल जाएगा इथीन फ्रॉम इथेनॉल, या इथाइल एल्कोहल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म पूछी है, पीछे एक बार बता दिया, इसलिए थोड़ा स्पीड में करा दे रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अपने को पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है? प्रोटोनेशन करना है इस एल्कोहल का। प्रोटोनेशन करेंगे तो यहाँ से लॉन पेयर अटैक करेगा। ठीक है, जो चीज़ हो चुकी है उसको थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, OH2 प्लस। इसके बाद यहाँ से डिहाइड्रेशन कर देंगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट कर देंगे, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से CH2 और H करके CH3 दिखा दिया, यहाँ से CH2 प्लस कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। और कार्बोकेटाइन के बाद यहाँ से डीप्रोटोनेशन करते हैं, इसलिए मैंने पहले से ही H को अलग कर लिया था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करा के और क्या बना लेगा? यहाँ पे अपने पास एल्कीन बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये मेरे पास इथीन बन गया, कहाँ से? फ्रॉम इथेनॉल, और इथेनॉल का ही कॉमन नेम होता है बेटा क्या? इथाइल एल्कोहल। तो वही बात कह रहा है, जो चीज हो चुकी है उसको मैं थोड़ा सा स्पीड में कर दे रहा हूं। ठीक है, आगे अगला, राइट द मैकेनिज्म। हाँ भाई, अब ये खास है, देखो एक जगह मैंने बोला था कि टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, आ गया। यहां पे भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बट यहां पे टेम्परेचर का ध्यान देना, 413। तो एल्कीन के बजाय यहाँ ईथर का फॉर्मेशन होता है, किससे? एल्कोहल से। तो ये 2 कार्बन का आपके पास वो एल्कोहल आ गया, उधर ईथर का फॉर्मेशन हुआ। अगर यहीं पे टेम्परेचर 443 होता तो एल्कीन बनता, इथेनॉल से इथीन। बट यहाँ पे क्या बन रहा है? डाइथाइल ईथर। बट अब यहाँ पे 2 मोल वो लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, तो इससे नहीं पहचाने जाएंगे कि 2 मोल लिखा है इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। इस टेम्परेचर पे ध्यान रखना, ये टेम्परेचर खास है। टेम्परेचर कौन से खास है सर? एक कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, बोलो 443 पे तो एल्कोहल से एल्कीन, 413 कर दे तो एल्कोहल से ईथर। ध्यान करो, H3PO4 के साथ 85% के साथ 440 होता है, और 20% के साथ 358 होता है, जहां पे आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज करते हो। और एक कॉपर 573 वाला, ध्यान है, जिसको 300 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, कॉपर सिल्वर वाला, तो वो भी ध्यान रखना। तो ये खास टेम्परेचर है, इसके अलावा ऑर्गेनिक में आपके बोर्ड एग्जाम में कोई खास टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको भी देख लें। ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये भी बोर्ड एग्जाम की है। तो पीछे हो चुका है 443, अब इसको देखते हैं। देखो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, अब मैं स्टेप यहाँ पे सीधा करा रहा हूँ आपको, आप देख ही लेंगे। ये क्या मेरे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसका एक मॉलिक्यूल लिया इथेनॉल का, क्या करूंगा मैं? प्रोटोनेशन। क्या करूंगा? प्रोटोनेशन। तो पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं हम? पहले स्टेप में कर रहे हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म द क्या? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो देखें, प्रोटोनेशन करेंगे, CH3CH2OH2 बन जाएगा प्लस। हाँ, अब क्या होगा? अब बताओ यहां से क्या होने वाला है? यहां से तुरंत ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तुरंत क्या करेंगे? यहां से वाटर को बाहर कर देंगे, ठीक है ना, और यहां पे हमारे पास कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास CH3CH2 प्लस। तो यहाँ पे हमने क्या किया? प्रोटोनेशन किसका कर दिया? एल्कोहल का, टू फॉर्म अ स्टेबल कार्बोकैटायन। यहाँ तक पहुँच गए, ये स्टेप फर्स्ट है। सेकंड स्टेप का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल आएगा, क्योंकि 2 मोल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, ये 2 मोल वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब सेकंड मॉलिक्यूल जो इथेनॉल का होगा, तो ये इस पे क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये SN2 करेगा। अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल टू द, बेटा किस पे? बोलो, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे हम सीधा ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर हम यहाँ से कहाँ अटैक करते, ऐसा भी कर सकते थे। अगर किसी बच्चे को लगे तो इसको एक स्टेप ऐसे कम करके हम ये भी कर सकते हैं। देखो, हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है भाई। यहाँ से ऐसे भी हो सकता है प्यारे, देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहीं पे कहता कि सबसे पहले प्रोटोनेशन कर लिया और प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना लिया, अब जो अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल है
ये इस पे SN2 के थ्रू यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दे और फिर इस H2O को बाहर कर दे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास H2O बाहर जाने के साथ साथ क्या मिलेगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसके द्वारा हुआ, अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑन द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो क्या मिलेगा, देखें यहाँ पे क्या है सर, CH3 CH2 और इस पे अटैक किया इस O ने और इस पे लगा एक H और इस पे लगे हुए CH2 CH3 ये वाले। अब क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ने इस पे अटैक किया है तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना लिया, तो इस पे डिफिशियंसी आ जाएगी। ये क्या आ चुका है, ये प्रोटोनेटेड ईथर आ चुका है। तो प्रोटोनेटेड ईथर से क्या कर देंगे, डीप्रोटोनेशन कर देंगे। डीप्रोटोनेशन कर देंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ से हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, बताओ प्यारे, यहाँ से हमें फाइनली मिल जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3 और इसी को क्या बोलते हैं, डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथेन, और यही हमें बनाना है। ठीक है, 3 स्टेप में, पहले प्रोटोनेशन करते हैं एल्कोहल का, दूसरे में न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल का टू द प्रोटोनेटेड ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और यहां से जो प्रोटोनेटेड ईथर मिलता है उसका डीप्रोटोनेशन कर देते हैं टू फॉर्म अ क्या, ईथर। ठीक है, ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये वाली। ठीक है, इसके आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग और आगे कह रहा है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखेंगे ये ईथर दिखाई दे रहा है, हाँ सर ईथर दिखाई दे रहा है। नेमिंग कैसे करेंगे आप देखेंगे, देखो ईथर की मैं आपको बता दे रहा हूं कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के। कॉमन नेम जब लिखा जाता है कॉमन नेम तो ईथर होता है ऐसे करके ROR। अब ये दोनों सिंपल भी हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं। सिंपल हुआ तो डाई एल्काइल ईथर होता है, अगर ये सिंपल हुआ तो क्या नाम होता है, डाई एल्काइल ईथर। ठीक है, दोनों। और अगर ये दोनों डिफर हुए, मान लो एक R1 एक R2, तो कैसे लिखोगे, एल्काइल फर्स्ट एल्काइल सेकंड ईथर इसका नाम होता है। अब एल्काइल में कौन सा एल्काइल पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लेते हैं। और IUPAC नेम अगर आप लिखते हो IUPAC नेम, तो IUPAC नेम में आपको ध्यान रखना है ROR का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप और फिर एल्केन। एल्केन में जो एल्केन होता है उसमें हैविंग हायर कार्बन होना चाहिए, मतलब एल्केन वाली चेन में पेरेंट कार्बन चेन मानी जाएगी जिसको उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए, मोर कार्बन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो स्मॉलर वाली एल्कोक्सी हो जाएगी, तो उसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। ये है इसकी कहानी नेमिंग की। तो जिन बच्चों को नहीं पता था मैंने बता दिया। अब इसको करते हैं, इसकी देखेंगे तो 1 2 3 ये चलेंगे, तो 2 पे लगा ये एल्कोक्सी, छोटा एक कार्बन का एल्कोक्सी है, मिथॉक्सी बोलेंगे, और ये साइड चेन है 2 पे मिथाइल। अब दोनों में से पहले आया 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल और प्यारे क्या आ जाएगा, मेथेथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो हमने यहाँ पे 2 एल्कोक्सी एल्केन लिखा और उसमें से उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिख दिया, ये है। पर कभी कोई ऐसे भी कर सकता है, मिथाइल आगे करके मिथॉक्सी पीछे कर सकता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है ना एल्कोक्सी एल्केन बनाने में, तो 2 मिथाइल कर सकता है। पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं तो मैथ तो यहाँ तक कॉमन मिल रहा है, इसका O आ रहा है, इसका बाई आ रहा है, तो O ABCD में पहले आता है, इसलिए हम मिथॉक्सी पहले लिख लेते हैं। पर कभी ऐसा लिख के आ जाए 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन तो गलत नहीं है, वो उनके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने सेकेंडरी प्रीफिक्स को पहले रखने की कोशिश की, उन्होंने एल्कोक्सी एल्केन से पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स रखने की कोशिश की। पर मोर करेक्ट क्या है, मोर करेक्ट ये वाला है, एक जगह क्वेश्चन में आया हुआ है, वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉमन क्या है, IUPAC नेम। आगे कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन 2 मिथाइल 2 मिथाइल, इसी की मैं बात कर रहा था, देखो आ गया यहाँ पे 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो पहले मिथॉक्सी बनाओगे CH3O, ये मिथॉक्सी हो गया, 2 पे मिथाइल है तो एक मिथाइल लगा दो और प्रोपेन बना दो। अभी तो बनाया ही था, यही तो था, 1 2 3, 2 पे मिथाइल 2 पे मिथॉक्सी और ये प्रोपेन। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ये बाय विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा, इसको बनाना है, इसको क्या करना है, हमें बनाना है। अच्छा, इसको हमें बनाना किसकी हेल्प से है, देखेंगे जल्दी से। इसको बनाना है विलियमसन सिंथेसिस ईथर, तो मेरे पास एक A होगा, एक B होगा, एक सबस्ट्रेट होगा, एक रीजेंट होगा। हाँ सर, एक सबस्ट्रेट है, एक रीजेंट है, ध्यान देना बहुत आराम से, अच्छा सवाल है यहाँ पे। ये सारे कॉपी में इस तरीके के क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं हर तरीके का। आप देखेंगे, सबसे पहले आप मुझे बताएं, सबस्ट्रेट है कि यहां पे हमारे पास ये कहानी है। तो विलियमसन सिंथेसिस ईथर, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, सबसे पहले सिंथेसिस के थ्रू,
तो बताओ इसमें SN2 करानी है। अब अपने को ये एल्काइल हैलाइड कैसा रखना है, प्राइमरी होना चाहिए, और ये अपने को सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड हम लेके चल सकते हैं। क्या लेके चलते हैं, सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड। तो या तो सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड, ठीक है, ये होना चाहिए। तो अपने पास अब आप बताओ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तो या तो बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी, और इस पूरे को हम क्या बना लें, यहाँ पे हम क्या बना लें, एल्काइल हैलाइड बनाना है, या तो ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं या ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो अब आप बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, आप मुझे बताएंगे। तो आप यहां से सिंपल सा एक चीज बताओ आप मेरे को जल्दी से, कि अगर मैं आपको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनाना, तो अगर इस साइड हैलोजन लगा दूं और इस साइड Na लगा दूं, तो आपको दिखाई दे रहा कि मिथाइल हैलाइड आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मिथाइल हैलाइड मिल जाएगा अपने पास। मतलब मेरा कहने का मतलब है CH3, यहाँ पे कोई हैलोजन ले लो, मान लो Br ले लिया, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं किससे, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, यहाँ O- और यहाँ पे C पे क्या लगे हुए हैं, 3 CH3 लगे हुए हैं ये। तो इसमें हमें SN2 के थ्रू क्या मिल जाएगा प्यारे, बताओ। यहाँ से हमें NaBr बाहर, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ से Br बाहर चला जाएगा। इस तरीके से NaBr यहाँ से बाहर करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट यहाँ से मिल रहा है, क्या, CH3O, और यहाँ पे CCH3, और ये CH3, और यहाँ पे CH3। पर किसी बच्चे ने सोचा कि सर ये मिल गया। हमारे दिमाग में जो इसकी ब्रेकिंग है, यहाँ ध्यान देना बहुत आराम से, हमारे दिमाग में यहाँ पे हैलोजन भी हम यहाँ पे क्या हैलोजन लगाए हैं, यहाँ पे हमने लगाया है Br। आप सर Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं, फ्लोरीन नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा नहीं सर, अगर हम ऐसा करते, मान लो हम समझा रहे हैं, ये मिल गया अपने पास, ये है A सबस्ट्रेट और ये है B रीजेंट, ठीक है। पर किसी बच्चे ने कहा हम सर इस तरीके से चलते कि इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते, इस बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करते, और हम इसको मिथॉक्साइड बना लेते, ONa लगाते इधर, और इसको हम क्या बना लेते, हैलाइड बना लेते Br लगा के, ऐसे कर लेते सर, इधर Br और इधर Na। तो हमारे पास ये कैसा होता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड आ जाता। और एक चीज ध्यान रखना, जैसा ही ऐसा आपने किया तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होते पे ही ये E2 एलिमिनेशन यहाँ क्या हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है ओवर द सब्स्टिट्यूशन। यहाँ एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाता है सब्स्टिट्यूशन पे। फिर भाई साहब न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अब ये बेस की तरीके से काम करेंगे, और बेस का काम होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो ये अगर ब्रोमीन अल्फा पे लगा तो ये इसके 3 बेटा, किसी से बीटा से क्या करेगा बेटा, किसी बेटा से ये बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड को ऐसे ले जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड इस तरीके से जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी, यहाँ से NaBr बाहर हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं गुरु CH3O के साथ यहाँ पे H जा रहा है, और यहाँ पे इसके साथ साथ हमारे पास एक आइसोब्यूटीन भी हमें मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलता है कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ E2 एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाता है ओवर द सब्स्टिट्यूशन। तो ये गलती मत करना, यहाँ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाता है ओवर द सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, मैंने काफी में पढ़ाया हुआ है इस चीज को। तो हमने वो कर लिया, फिलहाल मैंने इसको बता दिया आपको, ठीक है। चलें, जो काम का है वो रखते हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज भी बताता चल रहा हूं मैं। अच्छा, ठीक है भाई, आगे चले देखते हैं। Which of the following is an appropriate set of reactant for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene and Y? तो सबसे पहले देखेंगे इसको, यहाँ पे देखेंगे ये एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, हाँ है, तो बस खेल हो गया यहाँ पे। फिर ये माइनस ये प्लस, एल्कोक्साइड कितना भी डिग्री का होना चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विलियमसन सिंथेसिस में। तो आपको पता है ये O- यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, Br- यहाँ से निकलेगा, यहाँ SN2 करा दो, और यहाँ से जैसे ही O- इस पे अटैक करेगा, यहाँ कौन लगा हुआ नाइट्रो, उसको लगा दो। यहाँ पे मेरे पास O- जिसने अटैक किया किस पे किया, CH3 पे, तो ये O- CH3 प्लस ये माइनस, NaBr यहाँ से बाहर चला जाएगा। और जो ये बना है वो क्या बना है, 1-methoxy 4-nitro
बेंजीन, ये पता है, ये 1 2 3 4, तो 1 पे मिथॉक्सी है, हाँ 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन, ये बन गया। ठीक है, इससे बनेगा, इससे बन रहा है अपने पास, इससे भी चेक कर ले रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे देखें सर हैं क्या, सोडियम मेथॉक्साइड, और सर हैं आपके पास दिखाई दे रहा, अच्छा यहाँ पे गुरु ये देख रहे हो बेंजीन रिंग, अगर इसको देखो तो ये ब्रोमो बेंजीन है। और एराइल हलाइड, ध्यान रखना विलियमसन सिंथेसिस ईथर, एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे कि विलियमसन सिंथेसिस ईथर को एराइल हलाइड और कौन, बोलो बोलो बोलो, क्या मैं बता रहा हूं, एराइल हलाइड जानते हो, मैं इस पे बता दूं एक बार, यहाँ पे ये है एराइल हलाइड, ऐसे है ना, और ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ये विनाइल हलाइड, तो ये विनाइल हलाइड और ये एराइल हलाइड, ध्यान देना बहुत आराम से, एराइल और विनाइल। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे लॉन पेयर की वजह से रेजोनेंस में इसके लॉन पेयर क्या कर जाते हैं, पार्टिसिपेट कर जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है बिटवीन द CX बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस ईथर डज नॉट अंडरगो किसमें, एराइल हलाइड और बिनाइल हलाइड में, ये चीज ध्यान रखना। और वही स्टेप यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने रिवाइज एक बार करा दिया बिनाइल और एराइल में। अब आप चेक करो कि यहाँ पे ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ये ब्रोमीन का लोन पेयर यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे नो रिएक्शन, बिकॉज देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन CBr बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसको ब्रेक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना आसानी से नहीं होगा विदाउट ड्रास्टिक कंडीशन। इस वजह से यहाँ पे आप ध्यान रखना एराइल हलाइड में ये रिएक्शन नहीं होगी, विलियमसन सिंथेसिस ईथर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, आगे एक और देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द प्रोपेन 1 ऑल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 टेम्परेचर की खासियत ध्यान रखना। अच्छा, इसमें मैकेनिज्म भी बतानी है। ठीक है भाई, देख लेते हैं जल्दी से, इस टाइप का करा चुके हैं पर इसने प्रोपेन 1 ऑल की बात की है, तो ये है मैथ एथ प्रोप ऑल। प्रोपेन ऑल की रिएक्शन किससे करा रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट टेम्परेचर 413 है, तो ये सिंपल सी चीज है, इसके 2 मोल लेके यहाँ पे ईथर बनेगा, तो CH3 CH2 CH2O CH2, यहाँ ध्यान देना, यहाँ O CH2 CH2 CH3, ये बनेगा अपने पास, क्या बनेगा, ईथर। पर इसने कहा रिएक्शन जो इन्वॉल्व हो रही है प्रोपेन बनॉल से, प्रोपेनॉल बोल दो या प्रोपेन बनॉल बोल दो। इसकी मैकेनिज्म पूछिए, क्या पूछिए प्यारे, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देख लो एक बार जल्दी से, बता चुका हूं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो एल्कोहल होता है उसका हम प्रोटोनेशन करते हैं, हाँ सर प्रोटोनेशन कर दो। यहाँ प्रोटोनेशन करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2OH2 प्लस आ जाएगा, और तुरंत फिर क्या करेंगे हम लोग, सर क्या करेंगे, सर देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका सेकंड मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2OH, ये अनप्रोटोनेटेड जो एल्कोहल है इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे किस पर, प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे, सॉरी यहाँ, हाँ ठीक है, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा देंगे यहाँ पे, जिससे कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे बाई SN2 हमने ऐसा काम किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलने वाला है प्यारे, CH3 CH2 CH2, ये OH2 तो निकल चुका है, ये जा चुका, तो ये ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर अटैक कर रहा है कार्बन पे, तो ऑक्सीजन के पास एक H है, इस पे डिफिशियंसी आ जाएगी, और ये ग्रुप पूरा इससे जुड़ा हुआ है CH2 CH2 CH3। तो ये वाला ग्रुप को आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, और ये वाली चीज आपके पास ये लिखी हुई है, बोलो यस और नो,
ठीक है। अब ये बन गया मेरे पास प्रोटोनेटेड ईथर, उसका हम डीप्रोटोनेशन कर देंगे जैसे पीछे कराया था, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देके न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर से ईथर बाय द डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास OCH2 CH2 CH3, और यही हमें बनाना था जिसको हम सॉल्ट में क्या लिख सकते हैं, 3 कार्बन है 7 हाइड्रोजन है, इस तरीके से OC3H7, और इसका नाम क्या होगा, ये प्रोपॉक्सी हो गया। सेम कार्बन है तो किसी एक को एल्कोक्सी ले लो प्रोपॉक्सी, और ये प्रोपेन हो जाएगा, एल्केन ले लो प्रोपेन। ठीक है, दोनों तरफ कार्बन संख्या सेम है। अच्छा ठीक है, देखेंगे यहां पे अब हमारे पास ये बन गया। और कोई बच्चा इसमें से प्रोपॉक्सी प्रोपेन बना सकता है, या इसको हम ऐसे भी कॉमन नेम भी बता सकते थे, क्या बता सकते थे, कॉमन नेम डाइप्रोपाइल ईथर। ठीक है ना, दोनों तरफ 1 2 3 कार्बन का ही है, ये भी 1 2 3, तो ये प्रोपॉक्सी हो गया और ये एल्कोक्सी, ये एल्केन हो गया। ठीक है, इस तरीके से देख लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो बस उम्मीद करता हूं कि आप भी घर पे मेहनत कर रहे हैं और डेली का वीडियो डेली कवर करते हुए चल रहे हैं, तभी हो पाएगा प्यारे, है ना। तो स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।